गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का बजट पेश किया। बजट का हजम 18,771 अरब रुपए तजवीज़ किया गया। कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपए, पेंशन पर 1169 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना है। इसके अलावा दिफा पर 3,000 अरब खर्च करने की तजवीज़ है। टैक्स वसूली का हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 5,336 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, हुकूमत ने वफाकी बजट में जहां तनख्वाहदार तबके समेत मुख्तलिफ शोबों में रिलीफ का ऐलान किया है, वहीं दूध, डेयरी मसनूआत, मिठाइयों, जैम, जेली, खुर्दनी तेल, घी, सैनिटरी आइटम समेत 36 अशिया पर GST लगाने की भी तजवीज़ दे दी है। बजट हुकूमत की किन तरजीहात को वाज़े कर रहा है और बजट में आम आदमी के लिए कितना रिलीफ है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल साहब और इसके अलावा माहिर टैक्स उमूर ज़ीशान मर्चेंट साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मोहम्मद सुहेल साहब से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए। सुहेल साहब, बजट में जो इक़दामात देखे गए हैं, क्या समझते हैं आप कि इससे GDP की ग्रोथ में इजाफा हो सकेगा? इसके अलावा गुर्बत, महंगाई ये बढ़ती जा रही है, क्या हुकूमत का गुर्बत में कमी का जो विजन है ये वाज़े तौर पर दिखाई देता है और कोई ऐसे इक़दामात दिखाई दे रहे हैं इस टैक्स में कि गुर्बत कम हो? सुहेल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो बजट कल प्रेजेंट किया गया वो तवक्कुआत, जी मैंने कहा कि जो कल बजट प्रेजेंट किया गया वो तवक्कुआत से काफी IMF का प्रोग्राम चल रहा है। जब ईरान की वॉर खत्म नहीं हुई है, तेल की कीमतें ऊपर हैं, ऐसे वक्त में मेरे ख्याल में ये एक मुनासिब बजट है। मगर अगर आप कहें कि आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ा, तो मेरे ख्याल में डायरेक्टली तो फर्क नहीं पड़ेगा, इनडायरेक्टली इस तरह फर्क पड़ेगा कि उम्मीद लग रही है कि जो 4% की GDP ग्रोथ हुकूमत ईरान का मसला हल हो तो हासिल कर ले। इससे इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट में जो मसले मसाइल थे रोजगार के वो खत्म हो सकते हैं। गुर्बत जो बढ़ रही थी कम अज कम वो रुक सकती है। और तीसरा ये है कि अगर हमने ये 4% GDP हासिल कर ली तो अगले साल हमें उम्मीद है कि ये 4.5-5 जा सकेगी। जहां तक डायरेक्ट इम्पैक्ट का ताल्लुक है, देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट तो आम आदमी पे 2-3 सूरत में आ सकता है। एक तो इस तरह आ सकता है कि GST घटा दिया जाए, जो हुकूमत ने नहीं घटाया क्योंकि गुंजाइश अभी भी नहीं है। हमारा टैक्स की GDP 12% तक तो हो गया मगर अभी भी कम है। दूसरा जो एक आम आदमी को इम्पैक्ट आता है वो तेल की कीमतों से, पेट्रोल और डीजल की कीमतों से आता है। उसमें हर साल हुकूमत जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा कर रही थी, इस दफा इजाफा नहीं किया है मगर इस दफा कमी भी नहीं की है। और ये एक बहुत बड़ा एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा बांग्लादेश और भारत से पेट्रोल की कीमत कम हुआ करती थी। ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल पंप में जो कीमत है वो इंडिया से और बांग्लादेश से, नेबरिंग कंट्री से बढ़ गई है। और एक आम आदमी जिसकी 50,000 लाख रुपए तनख्वाह है, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो अपनी पेट्रोल में हो जाता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि एक आम आदमी को डायरेक्ट बेनिफिट होगा और इनडायरेक्ट कुछ बेनिफिट जरूर होंगे। ज़ीशान मर्चेंट साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, कहिएगा कि ये जो टैक्स पेश किया गया है हुकूमत की जानिब से, क्या ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकता है हमें, या फिर ये भी सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रिलीफ के तौर पर काम करेगा? ऑल्दो ये बहुत सारे हल्के दावा कर रहे हैं कि ये बिज़नेस के लिए एक अच्छा टैक्स पेश किया गया है और जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट था उसके पेश नज़र एक अच्छा टैक्स जो है बजट पेश किया गया है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा दे सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं जो अभी तक जितना मैंने पढ़ा है उसमें जो 2 चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आई हैं वो ये नज़र आई है कि सैलरी टैक्स पेयर जिनका टैक्स बहुत ज़्यादा था उसमें जो है एक एफ़र्ट नज़र आती है गवर्नमेंट की कि उसका टैक्स को जो है वो कम किया गया है। जो मिडिल लेवल के जो सैलरीड अर्नर्स हैं उनका जो है काफ़ी 5% तक टैक्स के रेट को कम किया है, तो ये एक खुश आइन बात है। और प्लस जो हाई सैलरी अर्नर्स जो 1 करोड़ रुपए से सालाना ज़्यादा कमाते हैं उनके ऊपर जो 9% का सरचार्ज था उसे ख़त्म कर दिया है। तो सैलरी के लिए तो एक अच्छे सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए एक ही अच्छी बात है। दूसरा, जो IT एक्सपोर्टर्स जो हमारे हैं
उनका कंसेशनरी रेट जो है वो 0.25 का इस साल ख़त्म हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने जो है आईटी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो है उसका टैक्स रेट का जो कंसेशनरी रेट था उसको मज़ीद 3 साल तक के लिए बढ़ा दिया है कि जो अब वो 2029 तक जो है वो कंसेशनरी रेट को अप्लाई कर सकते हैं। ये दो तो बहुत ही पॉजिटिव एफर्ट्स नज़र आती हैं कि जिसका आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ने में हमें फ़ायदा होगा, और दूसरा ऑब्वियसली सैलरी टैक्स पेयर का टेक होम बढ़ेगा तो वो स्पेंडिंग ज़्यादा कर सकेगा, खर्च ज़्यादा कर सकेगा, तो ऑब्वियसली इकॉनमी उससे चल सकेगी। ये दो बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नज़र आए। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी सेक्टर में जो ख़रीदो फरोख्त पे जो टैक्स कट रहा था उन रेट्स में जो है कमी की गई है, वो एक अच्छी बात है। जो बिजनेसेस जो हैं जिनका 500 मिलियन तक जो प्रॉफिट था उस पे से सुपर टैक्स को ख़त्म कर दिया है, ये अच्छी बात नज़र आ रही है। इसी तरीके से जो है एक्सपोर्टर पे जो 1+1 2% टैक्स कट रहा था उसको कम करके अब 1.25% किया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन जो चीज़ें हम समझ रहे थे कि उसमें भी चेंज आएगा, जो नहीं आया, जैसे सैलरी टैक्स पेयर के टैक्स को कम किया गया है, इसी तरह से एक कारोबारी इंडिविजुअल जो है बिजनेस इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स जिनको एओपी कहते हैं, हम ये समझ रहे थे कि जो जैसे उनका मैक्सिमम रेट जो है 49.5% है उसको भी गवर्नमेंट कंसिडर करेगी। वो इस बजट में उन्होंने कंसिडर नहीं किया। मैं समझता हूँ कि शायद अब जो तजावीज़ जब जो डिस्कशंस होंगे उसमें शायद इस पे बात हो तो शायद उनके लिए भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा। बिल्कुल, जो रिएक्शंस ज़ीशान साहब आ रहे हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ों को पॉइंट आउट यकीनन किया जा रहा है जिनके लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा था लेकिन उन पर बात नहीं की गई।